बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 209 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 210 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये तो कोई मुसीबत ना हुई। मैंने सर हिलाया। कोई लड़की गुम होगी तो कुछ लोग उसे पूछने तो जरूर आएंगे। उसे मैंने तो गुम नहीं किया, वो बेजारी से बोली। तो फिर किसने गुम किया है? मुझे क्या मालूम। वो तकरीबन चिल्ला उठी। वो खुद भी किसी मुसीबत से कम नहीं थी। वो यहाँ से कब गई थी या कब गायब हुई थी? मैंने पूछा। पहले ये गिलास मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी। उसने सौदेबाजी की कोशिश की। नहीं, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। पहले सवालों के जवाब दो, फिर मैं तुम्हें गिलास क्या पूरी बोतल दे दूंगा। बल्कि अगर कहोगी तो तुम्हारे लिए पूरा क्रेट मंगवा दूंगा। इस पर भी तुम्हारी तबीयत सैर न हुई तो तुम्हारे लिए शराब का स्विमिंग पूल बनवा दूंगा। उसमें बड़ी गोते खाती रहना। वो खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरती रही और हामती रही। फिर शायद उसने जवाब देने में ही आप ये समझी। वो 6 माह पहले यहाँ से चली गई थी। अब मुझे नहीं मालूम कि उसे चले जाना कहाँ चाहिए था, गायब होना चाहिए था या उसे समझा क्या जाए। बहरहाल उसे मुझे अपने जाने की इत्तला नहीं दी थी। कई दिन तक तो मुझे उसके जाने का पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ कई लड़कियों की अपनी अपनी अलग अलग दुनिया है, अपने मामूलात हैं। हर लड़की अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारती है। मेरी तरफ से किसी पर कोई पाबंदी नहीं, हत्ता कि उनके मर्द मिलने वाले भी यहाँ आ सकते थे। ये एक ऐसी सहूलत थी जो कोई मालिक मकान नहीं दे सकता था। शायद इसीलिए मेरे यहाँ कमरा लेने की उन ख्वाहिशमंद लड़कियों की लाइन लगी रहती थी जो ये सहूलत चाहती थी। मेरे यहाँ तो लड़कियों को कमरा मुश्किल से मिलता था। बास तो यहाँ कमरा मिलने पर अपने आप को खुश नसीब समझती थी। यकीनन समझती होंगी। मैंने इस बात में सर हिलाया। हमारे जिस इलाके में वाक़ थी और कमरों की जो हालत थी, उसके बावजूद अगर कोई लड़की यहाँ कमरा मुयसर आने की अपनी खुशकिस्मती समझती थी तो उसके मिजाज का अंदाज़ा लगाया जा सकता था और ये समझा जा सकता था कि वो किस कबील की लड़की रही होगी। हालांकि किराया और एडवांस भी ठीक ठाक मैडम लेती थी। मोटी ने वाजे किया, इस बात का मुझे तुम्हारा नाम क्या है? दफातन मैंने पूछा। नूर अफशां, उसने जवाब दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने सर हिलाया। उसकी शख्सियत की नूर अफशानी तो बहुत देर से देख रहा था मैं। नूर अफशां बेगम, ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारी बिल्डिंग में कमरे खाली क्यों नजर आ रहे हैं? लड़कियां कहाँ हैं? मैंने ये बिल्डिंग बेच दी है। मैं डिफेंस शिफ्ट हो रही हूँ। मेरी किराएदार लड़कियां भी वहीं शिफ्ट हो गई हैं। उसने जवाब दिया। तुम 2-3 रोज बाद आते तो मैं भी शिफ्ट हो चुकी होती, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। मेरे मुकद्दर में तुमसे सर पीटना लिखा था, सो फोड़ रही हूँ। हालांकि सर वो बेहुदा औरत नहीं बल्कि मैं फोड़ रहा था। मैंने उस पर कोई तबसरा नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब। डिफेंस जा रही हो इसका मतलब है तरक्की कर गई हो। बहुत अच्छा जा रहा है तुम्हारा काम। उसने कोई जवाब ना दिया। नागवारी से मुझे घूरती रही। यकदम उसके तासरात बदल गए और हाथ बढ़ाते हुए वो मुल्तजाना से अंदाज में बोली, एक घूंट ही पिला दो। वो होठों पर जुबान फेरने लगी। मैंने उस जितनी उम्र और उस जैसी हालत की किसी औरत को पीने की इतनी आदि नहीं देखा था। बात खत्म हो जाए तो आराम से बैठी पीती रहना, हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे। मैं नरमी से कहा। कब खत्म होगी तुम्हारी बात? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। वो झुंझलाहट अमेज अंदाज में तकरीबन चिल्ला उठी। तुम मुझे मोना का थोड़ा बहुत सुराग दे दो, मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। मैंने एक बार फिर वादा किया, काश वह हराफा मेरी रसाई में होती, तुम्हें उसकी गर्दन से पकड़कर तुम्हारे हाथ में पकड़ा देती। तुम्हें उसके गायब होने पर तशवीश नहीं हुई? मैंने पूछा। मैं अगर इस तरह तशवीश में मुबतला होने लगूं तो फिर कारोबार चला चुकी मैं तो। वो अपने बुरे से मुंह को मजीद बुरा बनाते हुए बोली। मेरा उसकी तरफ कोई हिसाब नहीं निकलता था। उल्टा एडवांस की कुछ रकम मेरे पास पड़ी थी, इसलिए मैंने उसके बारे में सोचा तक नहीं। उसका सामान भी सिर्फ सूटकेस में था। मैं फ्रेश कमरे देती हूँ, अपना सूटकेस साथ लेकर गई थी वो। मेरे आदमियों को उसने यही तासुर दिया था कि अपने घर वालों से मिलने जा रही थी। उसने होठों पर जुबान फेरी, सांस दुरुस्त करने की कोशिश की, फिर बोली, मुझे पहले ही मालूम था वो चिड़िया एक रोज मेरे घोंसले से उड़ जाएगी। वो बहुत ऊंचा उड़ना चाहती थी। ऊंचा उड़ने की शौकीन चिड़ियां ज्यादा दिन घोंसले में नहीं टिकती। उसकी कम अज कम इस बात से मुझे इत्तेफाक था, लेकिन मुझे यकीनी तौर पर यह बात मालूम नहीं थी कि मोना के बारे में उसकी यह बात सही थी या गलत। क्या मोना का कमरा किराए पर उठ चुका है? मैंने पूछा। किराए पर उठने के बाद खाली भी हो चुका है। उन दिनों उसमें जो लड़की थी वो दूसरी लड़कियों के साथ डिफेंस जा चुकी है, उसने बताया। उसके बावजूद मैं उसे देखना चाहूंगा। कौन सा है वो कमरा? ऊपर की मंजिल पर है और उसके दरवाजे पर चाक से 13 नंबर लिखा होगा, उसने जवाब दिया। 13? मैंने दोहराया। मगरबी लोग आमतौर पर 13 के हिंसे को मनहूस ख्याल करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मोना जब तक इस कमरे में रही थी तब तक तो वो किसी खास नहूसत का शिकार नहीं हुई थी। मोना से यहाँ कोई मिलने आता था? मैंने पूछा। कई आदमी आते थे, लेकिन अब अगर तुम पूछोगे कि वो कौन थे तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। वो तेजी से बोली। तुम मुझे इतनी बेनियाज रहने वाली चीज तो नहीं लगती। मैंने उसे घूरा। मैंने कब कहा कि मैं मोना के मुलाकातियों की तरफ से बेनियाज थी?
मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन मोना ने कभी जानने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन उसमें शक नहीं कि वो जिसे भी लेकर आती थी वो ऊंची चीज मालूम होता था। मोना पूरी कोशिश करती थी कि मैं उनके करीब ना भटकने पाऊं। वो खुद भी बहुत मोहतात मालूम होते थे। एक गहरी सांस लेकर उसने सिलसिला कलाम जोड़ा। वैसे भी उनमें से कोई एक आध मर्तबा से ज्यादा यहाँ नहीं आया, वो भी शायद सिर्फ इसलिए कि एक मर्तबा मोना का ठिकाना देख लिया जाए, वरना शायद ज्यादातर वो खुद ही उनसे बाहर कहीं मिल लेती थी। फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद वो मुतासफाना से अंदाज में बोली, जिन लोगों से उसे मैंने मिलाना चाहा वो उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए। वो उनसे भी मिली, लेकिन जल्द ही उनका हाथ झटक कर आगे बढ़ गई। मैंने कहा ना कि वो बहुत ऊंचा उड़ना चाहती थी। मैं उससे खुश नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए मेरा उसके बारे में बात करने को जी नहीं चाहता। लेकिन तुम मालूम नहीं क्या समझ रहे हो, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं अपने तासुरात नहीं छुपाऊंगी। अगर वो कहीं गायब हो गई है तो मुझे उसकी खुशी है, लेकिन यकीन करो उसे गायब कराने में मेरा कतन हाथ नहीं। मैं उससे नाराज जरूर हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैंने उसके साथ बड़ी भलाई की। मेरी उस पर बहुत सी मेहरबानियां रही, लेकिन उसकी तरफ से मुझे उसका कोई सिला नहीं मिला। वो बड़ी बेदीद लड़की थी। जिस तरह की मेहरबानियां उसने मोना पर की होंगी और जिस तरह का सिला वो चाहती होगी, उसका अंदाजा करना मेरे लिए दुश्वार नहीं था। उन रास्तों पर चलने वाली, या यूं कहिए कि उन रास्तों पर चला दी जाने वाली लड़कियां अगर नूर अफशा बेगम जैसी औरत की नज़र में बेदीद भी हो जाएं तो ये कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि उस रास्ते पर चलने के लिए बेदीद होना शायद पहली जरूरत थी। आंखें में मुरव्वत शर्म हया रखने वालों का तो सीधे सच्चे रास्ते पर चलना दुश्वार होता है। टेढ़े मेढ़े और नाहमवार रास्तों का तो जिक्र ही क्या है। अगर तुम पहले ही इस मूड में बात कर लेती तो हम और तुम काफी परेशानी से बच जाते, मैंने कहा। दरअसल मुझे अंदाजा नहीं हो सका कि तुम कोई खबीस चीज हो। उसने नहायत साफ गोई से एतराफ किया। सूट बूट से तो कोई मुअज़्ज़ज़ शरीफ आदमी लगते हो। मैं समझी थी तुम मोना के आशिकों में से कोई एक हो। मेरा ख्याल था मैं तुम्हें डांट डपट कर, चीखो पुकार करके और रौब दिखाकर भगाने में कामयाब हो जाऊंगी। मैं मोना के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। मैं बड़ी कीना परवर औरत हूँ। फिर तो ऐन मुमकिन है तुमने ही मोना को गायब करवा दिया हो। मैंने उसकी सुर्ख और धुंधली आंखों में झांका, उनमें नमी झिलमिला रही थी। उसने मुझे उसका मौका ही नहीं दिया। इस बड़े शहर में आकर वो बड़ी चालाक चीज बन चुकी थी। अगर मुझे मौका मिल भी जाता तब भी शायद मैं ऐसा न करती। मैं उस किस्म के लंबे चक्रों में पड़ने वाली औरत नहीं हूँ। मैं तो सीधे सादे 2 और 2 4 वाले काम करती हूँ। मेरी अपनी एक लाइन है, 4 पैसे का फायदा उठाने के सिवा मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ती। लगता था वो सही डगर पर आ गई थी और सीधे साफ अंदाज में बात कर रही थी। मेरा अंदाजा था कि उसका कोई कुंभा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी और उसकी सेहत का ये आलम था कि किसी भी लम्हे में अचानक इस जहान फानी से रुखसत हो सकती थी। मगर 4 पैसे का फायदे की हवस से उसे भी छुटकारा नहीं था। कमरे किराए पर चढ़ाकर भी ठाट बाट से उसकी गुजर बसर हो सकती थी। मगर कमरों के साथ साथ यकीनन लड़कियां भी किराए पर चला रही थी, तरक्की करके डिफेंस जा रही थी। गोया अभी मजीद 4 पैसे कमाने की उमंग कमजोर नहीं पड़ती। ये 4 पैसे की कशिश भी अजीब पुरस्रार चीज थी। मैंने अपनी जहानी हैरत से बाहर आते हुए कहा, फिलहाल मैं तुम्हारी बातों पर एतबार कर लेता हूँ, लेकिन अगर इनमें से कोई गलत बात साबित हुई तो मुझे वापस आने से कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। और जब मैं वापस आता हूँ तो पहले से ज्यादा खबीस साबित होता हूँ। मैंने गिलास उसकी ट्राली पर रख दिया और ट्राली उसके करीब खिसका दी। उसने नदीदों की तरह गिलास उठा लिया। मैं और शफीजा कमरे से निकल आए और हमने तीसरी मंजिल का रुख किया। दफातान पीछे से आवाज आई, ए सुनो। नूर अफशा ही की खरखराती और अजीब सी आवाज थी। मैंने वापस जाकर कमरे में झांका तो वो बोली, मुझे याद आया, ऊपर एक कमरे में अभी एक लड़की मौजूद है, वो अभी शिफ्ट नहीं हुई। उसे मैंने ही मजीद 2-1 रात के लिए यहाँ रोका हुआ है। खुदा के लिए उसे कुछ मत कहना, वो बहुत सादतमंद बच्ची है। मैं उसकी बड़ी कदरदान हूँ, तुम उसे बिल्कुल मत उलझना। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ। उसने सचमुच हाथ जोड़ दिए। मैंने गैर वाज़ेह से अंदाज में सर हिलाया और पलट आया। ये मेरे लिए अच्छी खबर थी कि ऊपर कोई लड़की मौजूद थी। शायद उससे मोना के बारे में कोई काम की बात मालूम हो जाती। मैंने शफीजा को गन छुपा लेने की हदायत की। हम ऊपर पहुंचे तो उस लड़की ने अपनी मौजूदगी को छुपाने की कोशिश नहीं की। उसके कमरे में रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन वो दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद थी और उनमें मोटी मोटी सलाखें नजर आ रही थी। वो खिड़की का पट जरा सा खोले और गहरे रंग का पर्दा खिड़की पर फैलाए खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा नहीं दिखाई दे रहा था, ताहम ये अंदाजा हो रहा था कि वो गजाली आंखों, सतवा नाक, भरे भरे होंठों वाली एक पुरकशिश लड़की थी। उसके रंग गंदमी और बाल भूरे थे। उसकी आंखों में खौफ के साए थे। उसे यकीनन मालूम था कि नीचे गड़बड़ थी, लेकिन वो अपने कमरे से नहीं निकली। उसकी आंखें दूसरों को कैदी बनाने की सलाहियत रखती थी, लेकिन उस वक्त सलाखों वाली खिड़की के पीछे वो खुद कैदी मालूम हो रही थी। हमें देखते ही वो पीछे हट गई और निकट से खिड़की का शीशा बंद कर लिया। ताहम दबीज पर्दे के बावजूद मुझे अंदाजा हो गया कि वो खिड़की के पीछे ही मौजूद थी। मैंने इंतहाई शाइस्तगी और नरमी से कहा, अच्छी लड़की, हमसे डरो मत। हम कोई डाकू या बदमाश नहीं, मुअज़्ज़ज़ और शरीफ लोग हैं। नीचे वालों के साथ थोड़ी सी हाथापाई इसलिए करनी पड़ी कि हमारे साथ सही तरह पेश नहीं आ रहे थे और किसी भी बात का शराफत से जवाब नहीं दे रहे थे। मैं एक लम्हे के लिए खामोश हुआ। खिड़की के हक़ में सकूत था। लड़की बहरहाल मेरी बात सुन रही थी।
मैंने जल्दी से सिलसिला कलाम जोड़ा। हम सिर्फ मोना के बारे में मालूमात हासिल करने आए हैं। तुम्हें अगर उसके बारे में कुछ भी मालूम है तो बता दो, हम तुम्हें उंगली भी नहीं लगाएंगे। खौफजदा होने की जरूरत नहीं, हम मोना को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई गर्ज शामिल नहीं है। बस यूं समझ लो कि हम उसकी बहन की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तलाश में यहाँ आई थी और नाकाम वापस चली गई थी। खिड़की के पीछे खामोशी रही। एक लम्हे के इंतजार के बाद मैंने कहा, हम चाहें तो दरवाजा तोड़कर भी अंदर घुस सकते हैं। ये कोई ऐसा मजबूत दरवाजा नहीं है, लेकिन अगर तुम खुद दरवाजा खोलकर हमें अंदर आने की इजाजत दोगी तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। मेरी तकरीर दिल पजीर का आखिर उस पर असर हो ही गया। उसने दरवाजे का बुलेट गिरा ही दिया, लेकिन उसकी सूरत देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि ये कदम उठाने के लिए उसे बड़ी कशमकश से गुजरना पड़ा था। अपनी तमाम तर जुर्रात मुजतमा करते हुए उसे दरवाजा खोलना था। मैंने कमरा नंबर 13 में जाने का इरादा फिलहाल मुलतवी कर दिया और पहले उससे बात कर लेना बेहतर समझा। वो तेजी से पीछे हट गई और कमरे के वस्त में जा खड़ी हुई। उसने फैसले की आजमाइश से गुजर कर दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन शायद उसे अभी पूरा यकीन नहीं था कि हम अपने वादे की पासदारी करेंगे या नहीं। मैंने शफी शाह को इशारा किया। उसने कोट की आड़ से गन निकाल कर दरवाजे के करीब खड़ी कर दी और यूं उससे दूर हट गया जैसे उसका उससे कोई ताल्लुक न हो। लड़की ने काले रंग की खौफनाक सी गन को देखकर थूक निकला। बड़े से बल्ब की तेज रोशनी अब बराह रास्त उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी रंगत महल की सी मिलाहट अब बहुत भली लग रही थी। वो शायद कुछ देर पहले ही नहा कर निकली थी। उसके कंधों पर बिखरे हुए बालों में अभी नमी थी। तौलिया बेड पर पड़ा था। कमरे में उसके वजूद की भीनी भीनी और ताज़ा खुशबू फैली हुई थी। वो गुदराए हुए जिस्म की गोल मटोल सी लड़की थी, मगर उसका कद बड़ा नहीं था। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, खौफजदा या परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने इंतहाई मुलायमत से कहा। बेड उसके करीब था। वो बेड की पट्टी पर ही टिक गई और बैठी बैठी सी आवाज में बोली, आप भी बैठिए ना। कमरे में 2 ही कुर्सियां थीं, हम दोनों उन पर बैठ गए। मैंने नहाई शाइस्तगी से उसका शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? सीमी। उसने अब जरा हिम्मत से जवाब दिया, प्यारा नाम है। मैंने माहौल के तनाव को मजीद कम करने के लिए कहा, वैसे शख्सियत के एतबार से तुम्हारा नाम मलिहा होना चाहिए था। वो कुछ ना बोली, तहाँ मुझे उसके भरे भरे होंठों पर मुस्कुराहट की रमक दिखाई दी। उसका खौफ दूर हो चुका था। मैंने फौरन ही पूछ लिया, मोना के बारे में तुम हमें कुछ बता सकती हो? उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मौदबाना अंदाज में पूछा, मैं सिगरेट पी सकती हूँ? ये कहते हुए उसका हाथ साइड टेबल की तरफ बढ़ चुका था, जिस पर सिगरेट का पैकेट और माचिस पड़ी थी। अगर तुम सिगरेट पीती हो तो जरूर पियो। जब वजारत सेहत की तंबीहा तुम्हें नहीं रोक सकती तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? मैंने जवाब दिया। उसने सिगरेट सुलगाई और माहिराना अंदाज में हवा में धुएं से छल्ला बनाया। मैंने कदरे हैरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका जहन शायद कहीं और था। धुएं से कई छल्ले उसने बेध्यानी में ही बना डाले। मैडम नूर ने आपको मोना के बारे में क्या बताया है? उसने पुरख्याल अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हारा मतलब है लैंड लेडी नूर अफशा ने? मैंने तस्दीक चाही और नीचे की तरफ इशारा किया। जी हाँ, हम उन्हें मुख्तसर मैडम नूर कहते हैं, उसने जवाब दिया। मुझे जो कुछ उस और से मालूम हो सका था वो मैंने उसे बता दिया। हाँ, मुझे इससे कुछ ज्यादा मालूम है, वो उस बात में सर हिलाते हुए बोली। अब उसका लहजा बिल्कुल पुरस्कून था। मैडम नूर ने सच ही बोला है, उन्हें इससे ज्यादा मालूम नहीं होगा। मुझे सिर्फ इसलिए मालूम है कि मोना मुझसे थोड़ी सी बेतकल्लुफ हो गई थी। वो मेरे बराबर वाले कमरे में रहती थी। उसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। एक लम्हे के तवक्कुफ से वो बोली, वो किसी और से जरा भी बेतकल्लुफ नहीं थी। हालांकि हम सब गोया एक ही कबीले से ताल्लुक रखते हैं। हमें से बाज़ का ताल्लुक किसी शहर से है, बाज़ दूसरे शहरों से आई हैं। हमारी बोली में, खानदानों में फ़र्क है। हर एक के पीछे एक मुख्तलिफ कहानी है। इसके बावजूद हम सब यहाँ गोया कबीले या फिर शायद एक रेवड़ की तरह रहते हैं। गो कि सब लड़कियाँ यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि वो किस किस्म की लड़कियाँ रही होंगी। नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। मैंने अनजान बनते हुए कहा। मैं उसको मुंह से सुनना चाहता था। अब आप इतने अनजान न बने। वो मेरी अदाकारी से मुतासर हुए बगैर हल्का सा कश लेकर बोली, अभी तो मैं एक नमूना या यूं कहिए कि उन लड़कियों की एक नुमाइंदा आपके सामने मौजूद हूँ। अगर मैं ना होती तब भी आप मैडम से मिलकर यहाँ के माहौल को देखकर आसानी से समझ सकते थे कि यहाँ किस किस्म की लड़कियाँ रहती होंगी। आप जैसे बहुत सी शुराफा तो वैसे ही इस जगह से वाकिफ है। मेरी जर्नल नॉलेज जरा कमज़ोर है, मैंने संजीदगी से कहा। वो गोया मेरी तसल्ली के लिए वजाहत पर आमादा होते हुए बोली, ज़्यादातर वही लड़कियां इधर का रुख करती हैं जो कुछ ऐसी ज़्यादा पारसा नहीं होती, जिन पर से अपने घराने और ख़ानदानी शराफत का रंग उतर चुका होता है। ठीक है, समझ गया। वो नजरें झुकाए खामोशी से सिगरेट को उंगलियों में घुमाने लगी। उसकी घनेरी पलकों का साया उसके रुखसारों तक पहुंच रहा था। दफातन वो सर उठाकर जरा तीखे लहजे में बोली, अब अगर आप ये कहें कि आप इन बातों से बिल्कुल लाइल्म हैं तो मैं उन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। आप कुछ ऐसे कमसिन दिखाई नहीं देते और ना ही ऐसे मुफलिस कल्लाश नजर आ रहे हैं कि आपको घर से बाहर झांकने का मौका ही ना मिला हो। आपने यकीनन किसी न किसी हद तक तो दुनिया जरूर देखी होगी। मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय मुलायमत से पूछा, मोना भी इसी कबील की लड़की थी? जाहिर है इसी तरह की लड़कियां मैडम की और इस ठिकाने की शोहरत सुनकर किसी न किसी से इसका तज़किरा सुनकर यहाँ पहुँचती हैं।
ताहम मैं इतना जरूर कहूंगी कि हमारी तरह की बेशतर लड़कियां ज़हनी तौर पर आवारा नहीं होती। वो या तो भटकी हुई होती हैं और उनके लिए वापसी के रास्ते बंद हो चुके होते हैं, या फिर वो हालात का शिकार होती हैं। बहुत कम होती हैं जिनकी अपनी आवारगी उन्हें इस तरफ लाती है। वो एक बार फिर एक लम्हे के लिए खामोश होगी, कोई मुनासिब अल्फाज तलाश कर रही हो। मोना का मामला ये था कि बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती ने उसे बेचैन किया हुआ था। मैं उसके लिए भी का सीगा इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि उसे यहाँ से गए काफ़ी अरसा हो चुका है। उस वजाहत के बाद उसने सिलसिला कलाम जोड़ा। वो अपनी खूबसूरती के बल पर जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत और दौलत समेटना चाहती थी। बाज़ ऐसी लड़कियाँ अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं, बाज़ को ये सोच रास नहीं आती। मुझे नहीं मालूम कि मोना का मामला क्या है, क्योंकि जब से वो यहाँ से गई है मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। उसकी कामयाबी का कोई सबूत भी फिलहाल मेरी नज़र से नहीं गुजरा। उसे इस माहौल से एडजस्ट करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैंने गर्दोपेश की तरफ इशारा किया। नहीं, सीमी ने जवाब दिया। बाज़ लड़कियाँ यहाँ परेशानी के आलम में पहुँचती हैं। एक लिहाज से ये जगह उनके लिए पनाहगाह भी साबित होती थी। मैडम नूर कैसी भी औरत सही, लेकिन एक खूबी बहरहाल उनमें मौजूद है कि वो किसी लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करती, किसी को ब्लैकमेल नहीं करती, और ना ही उसने कभी किसी पारसा किस्म की लड़की को इस लाइन पर लाने की कोशिश की है। वो एक करख्त, बदमिजाज और बदलिहाज औरत ज़रूर है, लेकिन कभी किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाती। सीमी अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। यहाँ तो खुशी का सौदा है, जिसका दिल चाहे रहे, जिसका दिल चाहे चली जाए, जिसका दिल चाहे सिर्फ मैडम का मतलूबा किराया और अखराजात वगैरह अदा करके यहाँ रहे और मैडम के दूसरे अकामात ना माने, जिसका दिल चाहे मैडम का कहना मानकर खुद भी कमाए और मैडम को भी हिस्सा दे। वो एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर असल मौजू पर आते हुए बोली। मोना यहाँ परेशानी के आलम में आई थी। यहाँ आने से पहले वो एक औरत के किराएदार थी जो शादी दफ्तर चलाती थी। उसी किस्म का शादी दफ्तर जिनके इश्तिहार छपते हैं कि 1 करोड़पति हसीन दुशीज़ा के लिए रिश्ता दरकार है, जो अपने बाप के अचानक इंतकाल की वजह से बहुत परेशान है। करोड़ों का बिजनेस उसे संभाला नहीं जा रहा। कोई नेक दिल और खुदा तरस शख्स आकर उस दुखियारी का सहारा बने, उसका करोड़ों का बिजनेस संभाले और उसे सच्चे मुखलिस जीवन साथी का प्यार दे। कमारा, रंडवा, शादीशुदा सब कबूल है। हाँ, तो ये है कि उन इश्तिहारों में दूसरी बीवी को अलग घर लेकर देने और पहले बच्चों का तमाम खर्च उठाने का भी वादा किया जाता है। वो करोड़पति दुशीज़ा इतनी मजबूर और किसी भी सहारे की ऐसी मुतलाशी होती है कि न जाने कितने लोगों के दिल तड़प उठते हैं और वो जोक दर जोक उसका सहारा बनने के लिए रवाना हो जाते हैं। मोना वो करोड़पति दुशीज़ा थी। मैं दरियाफ्त किया। जी हाँ, सीमी ने इस बात में सरी रहा। उस सराफा ने मोना की वजह से खूब कमाया। उसका एक बनमाज किस्म का पार्टनर भी था। पुलिस को भी हिस्सा जाता था ताकि अगर कोई भोला भटका सरफिरा शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच जाए तो उसकी सुनवाई न हो। क्या यह फ्रॉड अभी तक कामयाब हो रहा है? क्या अभी तक लोग उल्लू बन रहे हैं? मैंने यूं ही तजस्सुस से पूछा। बेवकूफ़ बनने वाले इस दुनिया में अज़ल से मौजूद हैं, अब तक मौजूद रहेंगे। उन्हीं के दम से सियासी, समाजी, इक़्तिसादी शैतानों का कारोबार चल रहा है। क्या मोना करोड़पति दुशीज़ा का किरदार अदा करते करते किसी मसले में फंस गई थी? मैंने दरियाफ्त किया। नहीं, वो सिलसिला तो ठीक ही चल रहा, लेकिन शादी दफ्तर मालकिन से उसका कुछ झगड़ा हो गया। उसने मोना को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। बात खासी बढ़ गई थी। मोना वहां से भाग निकली, किसी के रेफरेंस से यहाँ पहुंची। शायद किसी लड़की ने उसकी रहनुमाई की थी। मैडम ने उसे पनाह भी दी और उसकी हर मुमकिन मदद भी की, और फिर अपनी लाइन पर चलाया। मैंने तस्दीक चाहिए। हाँ, उसने बिला तामुल जवाब दिया, लेकिन एक लम्हे के लिए उसने नजर झुका ली। मुझे देखना भला लगता था कि उस कबील की लड़की में हया की रमक बाकी होती है। मुझे ये देखना भला लगता था कि उस कबील की बाज लड़कियों में हया की रमक बाकी होती थी। उसके चेहरे पर खफीफ सी उदासी का परतिब भी था। लहजे और अंदाज़े गुफ्तगू से वो पढ़ी लिखी और कुछ बेहतर ज़ौक़ की मालिक लगती थी। ये जगह उसके लिए कुछ नामौजू लग रही थी। मुझे उम्मीद थी कि डिफेंस के माहौल में शायद वो कुछ ज़्यादा जचने लगे। वो धीमे लहजे में बात जारी रखते बोली। मैडम के कहने पर वो कुछ लोगों के यहाँ जाती रही, लेकिन जिन लोगों तक मैडम की रसाई है वो मोना को ज़्यादा पसंद नहीं थे, और हिस्से बकरे होने के बाद उसमें जिस हद तक माली फ़ायदा था मोना उससे भी मुतमईन नहीं थी। हालांकि वो खूबसूरत थी, नौजवान थी, उसकी बुकिंग सबसे ज़्यादा थी, उसे रेट भी सबसे ज़्यादा मिलता था, मगर उसने जल्दी मैडम का हुक्म मानना छोड़ दिया। मैंने बताया ना, वो बहुत जल्दी में मालूम होती थी। वो अपनी खूबसूरती और जवानी से जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा दौलत और शोहरत समेटने के मुआवले में अंदर ही अंदर एक किस्म के जुनून में मुब्तला थी। लेकिन ये जुनून जाहिर नहीं होता था। उसके अंदर एक खामोश मगर बड़ी जिद्दी लड़की बैठी थी। अपनी कम उम्री और ना तजुर्बाकारी के बावजूद एक बात वो जानती थी कि उसी नौजवानी और उठान के ज़माने में उसका कोई सही हाथ पड़ गया तो पड़ गया, वरना फिर उसे कोई नहीं पूछेगा। मैंने मोना की तलाश को महज अना का मसला बनाकर उस सिलसिले में हामी भरी थी, लेकिन अब वो मुझे एक दिलचस्प किरदार मालूम होने लगी थी। मुझे जब कोई किरदार दिलचस्प मालूम होता था तो फिर उसके लिए कोई जहमत उठाना बड़ी नहीं लगती थी, और ना ही उसमें कोई बोरियत होती थी। उस तरह भी अपने तजुर्बात और मुशाहिदात में इजाफा करना मुझे एक दिलचस्प मशगला महसूस होता था।
अगर उसमें किसी का भला हो जाता तो गोया हम खर दिमाग हम सवाब वाला मामला था। मोना तो वैसे भी लड़की थी, मुझे यह एतराफ़ करने में यार नहीं था कि लड़की के मामले में लाशौरी तौर पर मर्द को ज्यादा दिलचस्पी होती है, ख्वाह उसके अज़ाइम कुछ भी ना हो। कुछ लोग अपने आप को बेनियाज और गैर मामूली जाहिर करने के लिए उसका एतराफ़ न करें तो बात और है। मुझे तो खास तौर पर मोना और सीमी टाइप की लड़कियां इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प महसूस होती थीं कि ये कम उम्री में ही बड़ी खुरदरी सच्चाइयां और बड़ी सफाक हकीकतें अपने दामन में छुपाए फिरती थी, जो आम लोगों की नजरों से अक्सर ओझल ही रहती थी। सीमी बात जारी रखते हुए बोली, मोना इस दौरान शो बिजनेस की तरफ भी हाथ पांव मार रही थी। उसने 2-3 छोटे मोटे सालों के लिए मॉडलिंग भी की, टीवी के चक्कर भी लगाए, लेकिन शायद बात बन नहीं रही थी। हालांकि मोना इतनी भोली भी नहीं थी, काफी घाघ हो चुकी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसे मिलने वाले अपना मतलब निकालने के बाद उसे वादों पर टरका रहे थे, या फिर शायद वो सही मानों में काम के आदमी नहीं थे। मैं खुद कभी कभार स्टेज पर छोटे मोटे रोल करती हूँ, मुझे भी कई लोग तन्हाई में मिलते हैं जो टीवी पर छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी बड़ी सीरीज में हीरोइन के रोल दिलाने की बातें करते हैं। मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। हालांकि कभी कभी दिल चाहता है कि किसी की बात पर एतबार करके देख लिया जाए। जिंदगी में जहाँ इंसान इतने धोखे खाता है वहाँ एक आध धोखा और सही, लेकिन न जाने क्यों दिल के इस मशवरे पर कभी अमल नहीं कर सकी। मैं सोचती हूँ इस किस्म के लोगों के साथ वक्त जाया करना फजूल है।